हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बोला था ना कि मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा जो आप सभी लोगों के लिए क्या होगा, ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो रोचक होगा। रोचक के साथ साथ ऐसा ये टॉपिक है कि जो रसायन विज्ञान का एक जो कह सकते हैं कि जो मेन जड़ होता है रसायन विज्ञान का, उस जड़ को लेकर आया हूँ, खंगाल कर लेकर आया हूँ। आप क्या कीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और आप सभी लोग देख रहे हैं मैं आज क्या लेकर आया हूं, आप सभी लोग को सामने साक्षात दिख रहा है। और ये क्या टॉपिक है, मोल कंसेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। आज शिखर बैच है, आप सभी जानते हैं कि शिखर बैच है। शिखर बैच में मोल कंसेप्ट आज पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, जरा देख लीजिए ध्यान से। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैं आपको मोल किसे कहते हैं ये बताऊंगा आपको। मैं आपको मोल की गणना कैसे करते हैं ये बताऊंगा। मोल द्रव्यमान क्या होता है ये बताऊंगा। रासायनिक समीकरण में मोल का उपयोग कैसे होता है ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये जब आप टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो एनसीईआरटी का जो पीवाईक्यू होता है, एमसीक्यू होता है, वो आसान हो जाता है, पढ़ना समझना आसान हो जाता है और लगा लेते हैं। समझ लेना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट को क्लियर समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है ना। तो इसी आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको मोल कंसेप्ट आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, मोल क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, पहली बात है मोल। यहां पर देख रहे हैं ना, मोल आप लोगों के सामने दिख रहा है। मोल का संक्षिप्त परिचय एवं इतिहास दिख रहा है ना। यानी ये बात है कि आप नाम तो सुन रहे कि मोल नाम सुन रहे हैं ना, पर इसकी ये क्या चीज होता है ना, इसको कौन बताया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ पॉइंट होती है जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने बताए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़ा विश्लेषण किया है, उसके बारे में जाने हैं ना। तो ये मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि आप सभी जानते हैं, पहला प्रश्न यही आता है। पहला प्रश्न ये आता है कि जो नामकरण देख रहे हैं ना, यानी जो मूल शब्द है, यहां पर क्या बोले, मोल। ध्यान से देख रहे हैं ना, मोल। ये जो मोल है, ये मोल नामकरण किसने किया है मोल का, मोल का नामकरण किसने किया है, नाम किसने दिया है मोल का, नाम किसने रखा है मोल का। तो देखिए, मोल का जो नामकरण करने वाला वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है ओस्टवाल्ड। देख रहे हैं ना, ये डब्ल्यू ओस्टवाल्ड जी है। समझ रहे बात को। और कब किए हैं, कब किए, 1896 ईस्वी में। देख रहे हैं ना। यानी मोल जो शब्द है, मोल शब्द का अगर देखा जाए कि नामकरण करने वाले कौन वैज्ञानिक है, तो डब्ल्यू ओस्टवाल्ड जी हैं। एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं ना। दूसरा प्रश्न क्या है कि सर सही बता रहे हैं, मोल का ये प्रयोग किए हैं, ठीक, मतलब ये डब्ल्यू ओस्टवाल्ड जी नामकरण दिए हैं, ठीक है। कहेंगे सर जी इस मोल का अर्थ क्या होगा, मोल कौन सी भाषा है, तो मोल एक लैटिन भाषा है। मोल कौन सी भाषा है, प्रश्न मेरा ध्यान से सुनिएगा। मोल कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो बताएंगे लैटिन भाषा का एक शब्द है। समझ रहे ना। ये दूसरा प्रश्न आपका क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न यह है कि सर मोल का अर्थ क्या होता है, मोल का अर्थ क्या होता है, तो मोल का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है, ढेर। यहां तक टेर लिखा गया, सॉरी, यह ढेर होगा ना। हीप और पाइल, ढेर। समझ रहे ना। यानी ढेर का मतलब यहां ये हो गया कि कई लोगों का झुंड हो गया ना, कई लोगों का झुंड, समूह कह सकते हैं, कड़ों का समूह कह सकते हैं। कड़ों के समूह को ही ढेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। यानी आपको प्रश्न समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया ना। ये इतना, यानी मैं क्या बोला, मैं यही बोला कि मोल का नामकरण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो बताएंगे डब्ल्यू ओस्टवाल्ड जी है। एक प्रश्न ये हुआ, किस सन में हुआ है, 1896। दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न ये हुआ, ये जो मोल शब्द है, ये जो मोल शब्द है, यह मोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो बताएंगे लैटिन भाषा से लिया गया है।
तीसरा प्रश्न ये होगा, मतलब ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद ये है कि इस मोल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो होता है ढेर होता है। क्या होता है? ढेर, यानी समूह। समझ रहे हैं ना? जैसे आप कोई कूड़ा कचरा देखते हैं, एक जगह फेंक फेंक के बाद ढेर लगा देते हैं, है ना? तो यहाँ कूड़ा कचरा का ढेर लग गया, इकट्ठा हो गए ज्यादा वहां पर कूड़ा कचरा। उसी तरह यहाँ पर कणों का समूह है, कणों का ढेर है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और है, ठीक है, ये तो समझ में आया, पर ये जो मोल है ना, ये जो मोल है सन 1967 में, किस सन में? 1967 में इस मोल को ना एक मात्रक माना गया, एक मात्रक माना गया। और वही मात्रक किस लेवल पर माना गया, तो वो मात्रक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। कौन सा मात्रक है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, यानी SI यूनिट। आप सभी लोग सुने हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, कभी तो सुने होंगे SI यूनिट, SI यूनिट ना। तो मोल एक प्रकार का यूनिट है, मात्रक है। वो कैसा यूनिट है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है ना। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट आपका हो जाएगा। मैटर समझ में आया? ठीक है, बात समझ लेना। तीसरी बात है कि ये तो ठीक है, स्वीकार किया गया 1967 में पदार्थ की मात्रा का, कहेंगे से किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? यानी मोल, ध्यान सुनो, मोल, मोल पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। क्या है? मात्रक है। बात समझ रहे हैं ना? आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जो मोल है ना, जो मोल जो शब्द है, ये पदार्थ की मात्रा का है, मात्रक है। समझ में आया ना? मैटर क्लियर है? अब किस सन में ये बातें हुई है? 1967 में। किस सन में? 1967 में। किस सन में? 1967 में। मैटर क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद एक बात और है कि जब मोल पढ़ते ना, तो मोल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकलती है, आती है, एक अवोगाद्रो संख्या की भी बात होती है। किसकी बात होती है? अवोगाद्रो संख्या की भी बात होती है। ठीक है ना? तो आप इसको भी माइंड में रखिए, अवोगाद्रो संख्या को भी ना। अवोगाद्रो जो संख्या है, इसको सबसे पहले 1903 में रदरफोर्ड ने प्राप्त किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। कहेंगे से अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? रदरफोर्ड जी क्या बताए थे, कैसी संख्या होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। बिल्कुल घबराइए मत, बने रहेगा वीडियो में, मैं सारा बात बताऊंगा आपको कि रदरफोर्ड की संख्या कैसी होती है, क्या होता है, मैं बताऊंगा। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं उसको आपको यहाँ पर समझाया हूं। ठीक है, ये क्लियर बात हो गई ना? आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये तो ठीक है, समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और नहीं समस्या होगी, जब हम समझाएंगे तो आपको समस्या होने वाली नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में। पढ़ेंगे किसके बारे में? मोल तो पढ़ ही रहे हैं, मोल के कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। किसके? क्या पढ़ेंगे? मोल के कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, मोल के कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहेंगे सी मोल के क्या क्या परिभाषा है, तो चलिए देखिए क्या क्या परिभाषा है। देखिए ध्यान से, पहला हम लोग क्या करते हैं, जब मोल का परिभाषा पढ़ने जाते हैं तो उसके 3 आधार बनाते हैं। मोल का एक आधार बनाते हैं, किस आधार पर हम परिभाषा बनाएं ना। तो एक आपका पहला आधार है, उस आधार का नाम है द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है ना? और द्रव्यमान का आधार क्या है? द्रव्यमान का आधार क्या है? परिभाषा क्या कह रहा है? देखिए लिखा गया परिभाषा, पदार्थ की वह मात्रा जिसका ग्राम में भार, ग्राम में भार उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर हो। सर हमको नहीं समझ में आया, आप क्या समझा दिए, आप क्या पढ़ दिए? चलो ये छोड़ो, ये जो लाइन लिखी गई इसको छोड़ो, एकदम छोड़ दो, मत देखो इधर, बस मैं जो समझ रहा हूं उसको देखो, उसको सुनो, उसको लिखो। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपका मोल होगा, जो मोल होगा ना, यानी कह सकते हैं, देखो पदार्थ, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान।
मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। यानी कोई भी आपका पदार्थ हो, उस पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है वह एक मोल के बराबर होगा। क्या होगा, एक मोल के बराबर होगा, एक मोल के बराबर, एक मोल के बराबर, समझ रहे हैं ना, एक मोल के बराबर होगा। ठीक, बराबर होगा। आप इस लाइन को बस याद रखिएगा और ऊपर जो लिखे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, आपको सस्पेंस पैदा करेगा ना। हम बोले पदार्थ का जो मोलर द्रव्य, पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है वह एक मोल के बराबर होगा, एक मोल के बराबर होगा, होगा ना। ये परिभाषा हो गया, यानी पदार्थ के जो मोलर द्रव्यमान होते हैं वह मोल के बराबर होते हैं। मतलब ये हो गया कि जो आपका एक मोल है, यानी जो प्रति मोल ना पदार्थ में जो आणविक भार होता है उसके बराबर होता है, यानी हर एक मोल के बराबर उस पदार्थ का आणविक भार होता है। अब कहेंगे से किस पदार्थ का, किसका आणविक भार, किसका मोल द्रव्यमान, किसके मोल के बराबर, क्या है, देखो ध्यान से देखो। जैसे हम क्या कह दिए, जैसे ये एक प्रकार का यह एक यौगिक है, इस यौगिक का नाम NaCl है। क्या है, NaCl। और आप सभी जानते हैं NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है, नमक है। यह एक पदार्थ है। सर इसका आणविक भार कैसे निकालेंगे, आणविक भार बोलो चाहे मोलर द्रव्यमान बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों एक ही बात है। तो चलो इसका पहले आणविक भार निकालो, आणविक भार निकालो। तो आणविक भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आणविक भार निकालने के लिए ना हम यहाँ पर परमाणु, इसमें देखो कि ये जो आपका यौगिक है इसमें कई परमाणु हैं, तो कहेंगे से सोडियम का एक परमाणु है और क्लोरीन का एक परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु है, दोनों को ऐड किया गया तो NaCl बना है। तो हम क्या करेंगे, जिससे मिलकर बना है ना उसी के भार को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ कर देखो, जैसे सोडियम का भार होता है कितना होता है, सभी जानते हैं 23 होता है। कितना होता है, तो सोडियम का भार होता है 23, अब प्लस क्लोरीन का होता है कितना, 35.5 क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का होगा 35.5 और सोडियम का 23 होता है भार। और दोनों को जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो क्या निकल के आ गया, तो आप सभी जानते हैं 3 देखो 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, 0.5 हो गया। यानी ये हुआ कि NaCl का ये जो मैं बताया हूं ये क्या निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान, या क्या बोलेंगे, या आणविक भार। क्या बोलेंगे, आणविक भार बोलो चाहे द्रव्यमान बोलो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देख रहे ना। तो NaCl का आणविक भार ये होगा, आप निकाल लेंगे इसी तरह सभी यौगिक का आणविक भार निकालेंगे। ठीक है ना। ये जो 58.5 है ना, ये जो मोलर द्रव्यमान निकल के आया है वह एक मोल के बराबर है, एक मोल के बराबर। देखो मैं बराबर बीच में साइन लगा दिया, बराबर का चिन्ह। तो एक मोल बराबर NaCl के 58.5 मोलर द्रव्यमान, यानी एक मोल बराबर NaCl के 58.5 मोलर द्रव्यमान। समझ में आया ना। तो कहेंगे सर जी अगर मानते हैं जब 2 मोल हो जाएगा तो क्या होगा, सर जी जब 2 मोल हो जाएगा तो क्या होगा, जब इतना बराबर इतना है यानी 1 मोल बराबर इतना होगा। क्या क्या सभी यौगिक के लिए 1 मोल बराबर इतना भार होगा, नहीं भाई, सबका मोलर द्रव्यमान अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। उसका भी निकाल के देखते हैं, कुछ अलग का भी लेकर देखते हैं। जैसे देखो, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं HCl, क्या लेते हैं, HCl। आप सभी सुने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। इसका भार बताओ क्या होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, अब क्लोरीन का होता है 35.5, अभी लिखे हैं 35.5। और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 36.5। कितना आ जाएगा, 36.5। ये जो 36.5 जो आया है
ये क्या है, ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। समझ में आया ना, 1 मोल के बराबर है। ठीक, तो यानी 1 मोल HCl के 36.5 मोल द्रव्यमान के बराबर है। यही तो सूत्र ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, कि पदार्थ की वह मात्रा जिसका ग्राम में भार उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर है। तो परमाणु भार मतलब कि NaCl में Na का परमाणु भार, HCl में क्लोरीन का परमाणु भार जो दिख रहा है, इन्हीं के योग के बराबर क्या है, मोल है। बोले ना, भार के बराबर होता है। अब क्या बराबर होता है, मोल। क्या होता है, मोल ना, यानी 1 मोल। ठीक, कहेंगे जब 2 मोल की बात की जाएगी तब क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, जब 1 मोल बराबर HCl के इतना ग्राम है, ठीक, तो 2 मोल बराबर तो हेजन 2 करेंगे तो हेजन 2 से गुणा करेंगे, यानी क्या हो जाएगा कि जब 2 मोल की बात होगी तो आप इन सभी में 2 से यहां पर गुणा कर देंगे, यहां पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा, जो भार हो जाएगा वो भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो यानी 1 मोल बराबर इतना था 58.5, तो 2 मोल बराबर तो 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। मैटर समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह यहां पर है 1 मोल बराबर 36.5 HCl के भार है, तो जब 2 मोल की बात हो जाएगी तो ये क्या लिखेंगे, जब 2 मोल की बात होगी तब क्या होगा, तो होगा 36.5 गुणते 2 बराबर हो गया 2 मोल। समझ में आया। तो सर जी ये 36.5 गुणते 2 है, जो 2 दिखा रहे हैं, तो अगर हेजन से जी हम 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात आगे जब हम 2 लगा रहे हैं ना, तो वो मोल है, क्या है, NaCl का मोल 2 मोल, आगे जो HCl के आगे 2 लगाए तो 2 मोल। सर जी अगर हेजन 3 करेंगे, 3 मोल कहेंगे कि 3 मोल, तो आगे 3 लगाएंगे तो 3 गुणते 36.5 हो जाएगा ना। तो ये हमारा सिखा रहा है मोल। सीखो, मैं सिखा रहा हूं आपको कि मोल क्या चीज है, समझ में आ गया ना। पहला परिभाषा यही सिखा रहा है, द्रव्यमान के आधार पर। तो द्रव्यमान के आधार पर कैसे मोल बताते हैं, तो इसी तरह बताते हैं कि 2 मोल HCl के जो द्रव्यमान यानी 36.5 गुणते 2 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया। यानी 2 मोल NaCl के द्रव्यमान बराबर 2 मोल हो गया, यानी आप करेंगे 58.5 में 2 का गुणा कर देंगे, तो इसका आणविक भार यानी मोलर द्रव्यमान 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, मैटर समझ रहे हैं ना, मैटर समझ रहे हैं ना। ऐसे किसी का भी कर देंगे, जैसे और एक चीज ले देते हैं आपको, यौगिक दे देते हैं, जैसे यहां पर लिखते हैं, देखो ध्यान से, MgCl2। हम कहेंगे सर जी आप ना इसका आणविक भार निकालिए, क्या निकालिए, आणविक भार। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 मानेंगे, जब MgCl2 के आगे कुछ नहीं लगा तो 1 माना जाता है ना, तो आगे 1 माना जाता है, मतलब ये 1 मोल है, MgCl2 1 मोल लिया गया है, और 1 मोल में आणविक भार कितना होगा तो पता कर लेंगे कैसे। तो देखो मैग्नीशियम है कितना, ये क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक, तो 12 दुना के 24, तो यहां पर क्या रखेंगे, मैग्नीशियम का भार होगा 24 प्लस क्लोरीन का है 35.5, कितना है 35.5, 1 क्लोरीन का भार है, तो इसमें देखो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, बात समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 24 प्लस 35 गुना के 70, 70 और 1 71, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो मान क्या निकल के आएगा, देखो 4 1 5 और 7 और 2 9, 95, कितना आ गया 95। यानी MgCl2 का जो आणविक भार आया, जो क्या निकल के आया, आणविक भार यानी मोलर भार, यानी मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया, 95 निकल गया। अब ये 95 ना, ये जो 95 आया है, ये 95 जो मोलर द्रव्यमान निकल के आया है वह 1 मोल के बराबर है, किसके बराबर, 1 मोल के बराबर है, यानी इसे इसके आगे 1 लगा देंगे, ये 1 मोल है, तो 1 लगाओ चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 मोल सीधे कहेगा ना, तो यानी 2 मोल करेगा तो हेजन 2 लिखेंगे, तो 95 में 2 का गुणा करेंगे तो हेजन 2 हो जाएगा, तो हेजन 2 लिखेंगे, यानी ऐसे हो जाएगा 95 गुणते 2 बराबर 2 मोल, क्या हो गया 2 मोल। समझ में आया ना, आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब यहीं पर ये, अब 2 सर जी कहां लगाए, तो 2 यहाँ पर 1 लगाए तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 की जगह सर जी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
मैटर समझ गए ना। तो इस तरह हम लोग मोल कंसेप्ट निकालते हैं, मोल के सूत्र निकालते हैं, मोल की परिभाषा निकालते हैं, किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर। तो ये कंसेप्ट द्रव्यमान के आधार पर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आप किसी भी सूत्र के आप ऐसे ही आणविक भार निकालकर मोल के बराबर बता सकते हैं। यानी 1 मोल बराबर आणविक भार, ठीक, 1 मोल बराबर आणविक भार, कोई भी यौगिक ले लेंगे। समझ में आ गया ना। चलो दूसरा नियम पढ़ते हैं, मोल का दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर लिखा कणों के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के आधार पर। हम कण के आधार पर पढ़ेंगे कि मोल क्या चीज होता है, कण के आधार पर। ठीक, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, वह मात्रा जिसमें उतने ही कण हो जितने, ये वह मात्रा जिसमें उतने ही कण हो जितने कार्बन 12 के, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। सर कहेंगे हमको नहीं समझ में, ये क्या बता दिए आप? बात ये है कि हम कणों के आधार पर ये कहेंगे कि आप लेंगे कार्बन, क्या लेंगे? कार्बन, क्या लेंगे? कार्बन, ठीक। और कार्बन जो लेंगे आप कितना ग्राम लेंगे? कार्बन लेंगे कै ग्राम? 12 ग्राम। कै ग्राम लेंगे? 12 ग्राम, ठीक है ना। कार्बन लेंगे 12 ग्राम। इस कार्बन 12 ग्राम में आपको जितने कण मिलेंगे, जितने कण मिलेंगे ना, कार्बन 12 ग्राम में मैं लिख दे रहा हूं, जितने कण मिलेंगे, जितने कण मिलेंगे उसे 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। समझ में आया ना। यानी कार्बन आप 12 ग्राम लेंगे और कार्बन 12 ग्राम में जितने कण रहेंगे वह 1 मोल के बराबर रहेंगे। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया ना। यही परिभाषा दूसरा है, कणों के आधार पर। कहेंगे सर जी कि कार्बन जो 12 ग्राम लेंगे उसमें कितने कण रहेंगे? 12 ग्राम में कितने कण रहेंगे? ठीक है, तो बात है कि भाई यही तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन 12 ग्राम जो ले रहे हैं उसमें कितने कण आएंगे ना, मैं बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि कार्बन 12 ग्राम लेंगे उसमें जितने आपको कण मिलेंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैटर समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अगर हम कह दिए कि मान लेते कार्बन 12 ग्राम है और इसमें हम मान लेते हैं, जांच किए, मान लेते हैं कि इसमें 2000 कण आए हैं। कितने कण आ गए? 2000 कण। मान लेते हैं कि कार्बन 12 ग्राम लिए हैं और इसमें कणों की संख्या 2000 कण है। माने हैं, ऐसे तो 2000 से ज्यादा ही होंगे पर माने हैं, ठीक है, कण होंगे, ठीक। और ये 2000 कण वो किसके बराबर हुए? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। 1 मोल के बराबर हो गया, यानी 2000 कण बराबर 1 मोल। जैसे नहीं कहते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 केला, पढ़े ना, 1 दर्जन बराबर 12 केला। तो 1 दर्जन में कितने केले? 12 केले, यानी 12 केले बराबर 1 दर्जन। उसी तरह यहां पर भी है कि 2000 कण बराबर 1 मोल। सही, ये 2000 कण क्या ये पूरा कार्बन 12 में 2000 कण ही रहते हैं? नहीं, 2000 कण से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मैं माना हूं, मैं लिया हूं समझाने के लिए आपको। मैटर समझ में क्लियर है ना कि 1 मोल ये होगा। ठीक, तो क्लियर आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, और हमको लग नहीं रहा कि आपको दिक्कत हो गया। मैं इसको अस्थाई से आपको समझा रहा हूं, बस आप लिखते पढ़ते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? आयतन के आधार पर। तीसरा क्या बोला भाई? यहां पर देखिए, आयतन के आधार पर। अब हम लोग मोल के नियम ही पढ़े, मोल का परिभाषा ही पढ़े आयतन के आधार पर। ठीक, अब यहां पर देखिए आयतन के आधार पर क्या है, आयतन क्या कर रहा है। तो देखिए आप ना कोई गैस लेंगे, कोई क्या लेंगे? गैस लेंगे। अब वो गैस कितना लेंगे? गैस की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 22.4 लीटर होगी। कितने होगी? 22.4 लीटर होगी। कहेंगे सर ये ml क्या है? अगर लीटर को ml में बदलेंगे तो 22.4 जो लीटर है वो ml में बदलकर तो कितना हो जाएगा? यहां पर देख रहे हैं 22,400 ml हो जाएगा, मिलीलीटर। ठीक है, यानी ये हो गया कि आप जो गैस ले रहे हैं, ध्यान सुनो, जो गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा, ठीक है ना, गैस की मात्रा ले रहे हैं। अब वो गैस की मात्रा कितनी हो? गैस की मात्रा
22.4 लीटर हो तो वह 1 मोल के बराबर है। 1 मोल के बराबर है। समझ में आया? 1 मोल के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, बराबर है। ठीक, इस लीटर को अगर एमएल में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। अब लीटर को एमएल में बदलने के 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एमएल में बदल जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऐसे कर सकते हो कि 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। ठीक, या अगर लीटर को किस में बदलेंगे? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे? 22.4 गुणते क्या हो गया? 1000। सर जी कहेंगे 10,000 हो गया का? देख रहे हैं? अब ये किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। 1 मोल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? वही चीज है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा? ये ना आएगा 22/4। यहाँ पर 1 0 इसमें ले लेगा तो आपका 00 बचेगा। हो जाएगा बराबर क्या? 1 मोल। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यानी आपका कोई गैस है, अब वो गैस कितना है? 22.4 लीटर है, तो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, या 22,400 ml, यह मिलीलीटर में, ml में, यह ml हो गया, मिलीलीटर में है। 22.400 ml है तो 1 मोल के बराबर है। मैटर क्लियर आ गया ना? तो ये किसके आधार पर? आयतन के आधार। सर जी आयतन क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई आप जानते हैं कि लीटर कैसा मात्रक है? आयतन ही तो है। लीटर कैसा है? आयतन ही तो है। ml क्या है? आयतन ही तो है ना। इसीलिए मैं बोला हूं आयतन के आधार पर 1 मोल क्या होता है। तो आयतन के आधार पर 1 मोल 22.4 लीटर पर हो गया ना? समझ में आया ना? आप माइंड में सेट कर लीजिए। हम मोल के परिभाषा ही आपको बताते आए हैं। तो मोल के कई आधार बताए, द्रव्यमान के आधार पर भी बता दिए, कार्बन के कणों के आधार पर भी बता दिए, और आयतन के आधार पर बता दिए। समझ में आ गया ना? छाप लो, एकदम उतार लो, एकदम उतार ही लो, ध्यान मनवा में सेट कर लो, खोपड़िया में धसेगा तब बस समझ में आएगा। ठीक है ना? समझ गया ना? चलो आगे चलते हैं। कहेंगे सर ये तो ठीक है, पर अब क्या होगा सर जी? अब क्या होने वाला है? हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या सर जी? जैसे हम अभी आपको स्टार्टिंग बताए थे ना कि जो अवोगाद्रो संख्या, यहां पर देखो अवोगाद्रो संख्या ना की गणना कैसे हुई है, गणना कैसे करेंगे, अवोगाद्रो संख्या की गणना कैसे करेंगे, गणना को हम पढ़ेंगे आज। अब ठीक है, अब क्या है गणना? तो देखो बात यह है ना कि जैसे यहां पर ध्यान से लाइन को देखिए, ध्यान से क्या लिखा है? मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एक परमाणु का भार 1.992648 गुणित 10⁻23 मिला है। मतलब क्या है? ये कह रहा है कि हम लोग क्या किए हैं, जब अवोगाद्रो संख्या की खोज हो रही है, अवोगाद्रो संख्या की खोज हो रही है, तो उस समय अवोगाद्रो संख्या ना, ये जब खोज हो रही है तो उस समय क्या किया कि जो कार्बन से ही हम लोग अवोगाद्रो संख्या का पता किए। ठीक है, मैं आपको बताया हूं ना स्टार्टिंग में कि अवोगाद्रो संख्या को भी हम लोग पढ़ेंगे। अवोगाद्रो संख्या क्या चीजें होती है ना, पहले ही आपको बताए हैं। अब वही चीज यहाँ पर थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, अवोगाद्रो संख्या कैसे निकाला गया है। तो हुआ क्या है, हुआ क्या उस समय कि जो यहाँ पर अवोगाद्रो दिख रहा है, इस समय हुआ ही है ना कि हम लोग का के कार्बन लिए, क्या लिए हैं? कार्बन ले लिए हैं। ठीक है ना? अब कार्बन लेकर इस कार्बन को एक हथियार लिया गया है, एक डिवाइस ली गई है, और उस कार्बन की जांच की गई है। क्या की गई? जांच की गई है। और कार्बन की जब जांच करते हैं तो उससे क्या निकल के आता है? कार्बन की जब जांच करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ भार निकल के आते हैं। तो एक देखो यहां पर लिख रहे हैं, एक कार्बन, प का मतलब समझ जाएगा ना, परमाणु। एक कार्बन परमाणु का जो भार है, क्या है? भार कितना है? जब जांच हुआ है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, स्कोपी नहीं मीटर से जब जांच हुआ है, तो भार निकल के आया कितना?
1.99264 गुणते 10 के पावर कितना है -23 ग्राम। ये देख रहे हैं ना। जब जांच हुई है किससे, अरे भैया याद रखो स्पेक्ट्रोमीटर एकदम में महीनिया में सेट करना, ठीक है ना, कि एक कार्बन परमाणु का जो भार निकाला गया है जब जांच हुआ है तो किससे जांच हुआ है, उसका नाम क्या है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर है। उससे एक कार्बन का जो भार निकल के आया है वो कितना आया है 1.99264 गुणते 10 के पावर -23 ग्राम। समझ में आया, बात समझ में आ रहा है ना। और आपको हम बताए हैं, एक बात आपको हम पढ़ाए हैं कि जो कार्बन होता है, ध्यान सुनो, ये एक कार्बन का परमाणु भार इतना है, तो आप ये जानते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन 12 ग्राम, कार्बन 12 जी का मतलब ग्राम हो जाएगा, लिख भी दे रहे कार्बन 12 ग्राम बराबर, बताओ एक मोल अभी पढ़ाए हैं, कार्बन 12 ग्राम बराबर क्या है 1 मोल। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं ना। कार्बन 12 ग्राम 1 मोल, यही आपको पढ़ाए हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अवोगाद्रो संख्या कैसे निकालेंगे, अवोगाद्रो संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे ना कि जो अवोगाद्रो संख्या जो कणों की संख्या होती है, तो आप याद रखिए कि कार्बन के एक परमाणु का भार कितना है, इतना है। अब कार्बन 12 ग्राम बराबर 1 मोल है, कार्बन 12 ग्राम क्या है 1 मोल है। तो हम आपसे पूछेंगे 1 मोल में कितने कण हैं, 1 मोल में कितने कण हैं, हम आपसे पूछेंगे 1 मोल में कितने कण हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 मोल में कितने कण हैं, तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे, लिख दे रहे हैं 1 मोल में कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे, तो आपको देखो एक कार्बन का भार पता है, ठीक है, तो कार्बन 12 ग्राम का बराबर 1 मोल है। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि जो आपको कार्बन 12 दिख रहा है ना, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो कण की संख्या नहीं निकल जाएगी। अरे भाई एक कण का भार ये दिया है ना, अब पूरे कण का भार कितना है 12 ग्राम है, कह दें कि 1 मोल का पूरा भार 12 ग्राम है, ठीक, और उसमें एक कण का भार दिया है, तो पूरा में जब एक कण का भाग देंगे तो नहीं निकल जाएगा कितने कण आएंगे उसमें कितने कण होंगे, निकल जाएगा ना। तो वही चीज करेंगे आप कि 1 मोल में कणों की संख्या निकालना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पूरे यानी पूरे 12 ग्राम में आप क्या करेंगे, एक कार्बन का जो परमाणु भार है, एक कार्बन का जो परमाणु भार है आप उसे भाग दे देंगे, तो 1.99264 गुणे 10 के पावर कितना है -23 ग्राम। ये है जी है, मतलब ये जी है, देख रहे हैं ना। तो चीजें वही है, ग्राम से ग्राम क्या कर जाएगा भाई, कट जाएगा ना, ग्राम से ग्राम कट जाए। आज जब इसको डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, जब इसको 12 ग्राम में इसको डिवाइड करेंगे तो चीजें वही है, ये माइनस, ये क्या है माइनस है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 के पावर +23 हो जाएगा। और जब 12 में इसका डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो मान क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा आपके सामने 6.022, ठीक है, ये आपके सामने देखो 6.022 पूरा लिखा है, 13767 गुणे 10 के पावर, हाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 23, प्लस में हो जाएगा हाथ। कहेंगे सर जी क्या 1 मोल में इतने कण होते हैं, तो जी हाँ 1 मोल में इतने कण होते हैं, समझ गया ना, 1 मोल में इतने कण होते हैं, यही हमारा क्या आंसर है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ये भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को 6.0221367 गुणे 10 के पावर 23, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या इसी को कहते हैं। इसको बटा में मत समझ लीजिए, जैसे बटा में क्या नहीं, 6.0221367 गुटे 10 के पावर जो 23 लिखा है, ये जो कण निकल के आ रहा है वो अवोगाद्रो संख्या कहलाएगी, अवोगाद्रो के कण कहलाएंगे।
आप समझ में आ गया ना कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, यही आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे 6.022 गुणते, इसको 60 काट में भी लिख सकते हैं। इसको 60 काट में क्या लिख सकते हैं, तो 60 काट में आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं ना, 60 काट में बताएंगे 1 मोल में कणों की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 कण। ये कण लिखे ना, आप 60 काट ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही है। यानी ये हो गया सर, यानी ये कथन आपसे निकल के आ रहा है, आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाली बात आप कहना चाहते हैं क्या सर जी? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि अवोगाद्रो संख्या जो हो गई वह 1 मोल के बराबर होती है। यानी अवोगाद्रो संख्या बराबर 1 मोल। आप नोट कर लीजिए, आप मैं लिखवा भी दे रहा हूं, अवोगाद्रो अवोगाद्रो की संख्या देखो ये ख है ना, संख्या बराबर 1 मोल। कै मोल? 1 मोल। ये याद रखिए, आप किसी भी हालत में इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और कैसे आया है अवोगाद्रो की संख्या निकल कर, यह भी मैं आपको यहाँ पर समझाया हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है आप पढ़ लीजिए। और बात यह है कि सर जी अवोगाद्रो संख्या को किससे दिखाएंगे, प्रतीक तो होगा उसका, तो जी हाँ, अवोगाद्रो संख्या को यानी अवोगाद्रो की जो संख्या है उसको कैसे दिखाएंगे, तो आप उसको Na से दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? Na से बराबर 1 मोल। कै मोल? 1 मोल। सर जी कहेंगे Na का मतलब क्या हुआ? N का मतलब नंबर, A का मतलब अवोगाद्रो, N का मतलब नंबर, A का मतलब अवोगाद्रो। समझ में आया ना? यानी अवोगाद्रो की संख्या बराबर नंबर ऑफ अवोगाद्रो बराबर 1 मोल। समझ में आया? तो आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, सब मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ में आएगा, आगे चलते हैं, आगे क्या बात है, ठीक है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है? आगे तो सर कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भाई। अब इसके बाद देखो, मोल अवधारणा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मोल और मोल के बीच में संबंध है, यानी वही है भार और मोल के बीच संबंध पढ़ेंगे। भार और मोल के बीच क्या संबंध होते हैं, तो आप देखिए, पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, मोल और भार के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है? तो नोट कीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मोल और भार के बीच में संबंध क्या है, देखो लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मोल भार के बीच संबंध क्या है? संबंध है, ये दिख रहा है ना, एक तरह ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए मोल और भार के बीच में क्या संबंध है। पहला, ये पहला है, सूत्र बनना है, मोल का मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मान लेते कोई यौगिक है, कोई यौगिक है, ठीक है ना, कोई क्या है? यौगिक है, और कह दिए कि जैसे उसका जो आणविक भार हो, ध्यान सुनो, उस सूत्र में क्या दिया हो, आणविक भार की बात करते हैं, आणविक भार, ठीक है? आणविक भार बोलो, या इसको क्या बोलो? मोलर भार। क्या बोलो? मोलर भार, ठीक है? हम जब इस सूत्र को बताएंगे तो ये आपका एक शब्द आएगा वहां पर, आणविक भार या मोलर भार, ये आएगा, ठीक है? और किसका आएगा? जिसका निकालना होगा, जिस पदार्थ का निकालना होगा उसका आएगा, ठीक है? ये आएगा। और एक ये होगा कि एक ना, जो प्रश्न में जो भार दिया रहता है वो दिया रहेगा, तो हम लिख देते हैं दिया गया भार, दिया गया भार,
ठीक, मोल के बीच में संबंध बनाना है तो मोल, एक ये भी शब्द आएगा मोल, एक का आएगा मोल आएगा, क्या आएगा मोल। ठीक है, अब मोल को किसे दिखाएंगे, स्मॉल एन से, मोल को स्मॉल एन से दिखाएंगे। ठीक सर जी, आणविक भार को किसे दिखाएंगे, आणविक भार को किसे दिखाएंगे, तो कहेंगे सर जी आणविक भार है, किसका निकालना है, जिसका निकालना है उसके सिंबल लेते हुए हम आणविक भार को दिखाते हैं एम से, किसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम से। और दिए गए भार को तो हम कुछ मानेंगे भैया, दिए भार को जो दिया रहेगा उसका मान लेंगे, कुछ भी सिंबल मान लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, दिया गया भार बराबर या मोल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, देखो तो सूत्र यह होता है, सूत्र यह है मोल बराबर, मोल बराबर दिया गया भार, दिया गया भार बटा के होता है आणविक भार, क्या होता है आणविक भार, आणविक भार, समझ रहे हैं ना, आणविक भार, ये सूत्र है। ठीक है, अब कहेंगे से इसका कोई मान लेते हैं कि कोई सिंबल उम्बल अगर बता देते सर जी कि ये कैसे हम कहेंगे दिए गए भार क्या है और आणविक भार क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कह दें, जैसे इस सूत्र का अप्लाई कैसे करेंगे, मोल और भार के बीच में क्या संबंध है, देखो तो मोल आ गया ना, भार के बीच में देखो दिया गया भार ये तो भार है और आणविक भार ये तो भार है ना, भार दोनों भारे है, तो मोल और भार के बीच में ये संबंध, एक ये सूत्र निकल के आया, मोल और भार के बीच में ये संबंध निकल के आया। ठीक है, सर जी कहेंगे सर जी आप इसको थोड़ा सा सवाल बता देते तो और आसान है। मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लगाइए, मैं एक सवाल बताऊंगा भाई, देखिए जैसे कह दूंगा, मैं कह दिया कि 4 ग्राम H2SO4, क्वेश्चन है ये, क्या भाई क्वेश्चन है, 4 ग्राम H2SO4 के मोल बताइए, क्या बताइए, मोल बताइए, ये मोल बताना है आपको। ठीक है, बात समझ गए ना, ये मोल बताना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, पहला मोल बताना है, मोल पूछा है मोल बताइए, तो मोल बड़ा ये सूत्र है, मोल बड़ा दिया गया भार बटा के आणविक भार, तो कहेंगे से दिया गया भार का मतलब कि हाँ सवाल में भार दिया रहेगा, सवाल में भार दिया रहेगा, तो भार कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है ना, दिया है, तो यहाँ पर मोल बराबर एन बराबर, मोल को किसे दिखाते हैं एन से, तो मोल बराबर एन बराबर दिया गया भार, तो दिया भार कितना है 4 ग्राम है, कई ग्राम है 4 ग्राम है। फिर कहेंगे से आणविक भार कैसे निकालेंगे, आणविक भार, तो देखो मैं आणविक भार निकाल कर बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, देखो आणविक भार बराबर क्या बराबर, आणविक भार बराबर, अच्छा किसका भार निकाले आणविक भार, तो सर जी कहेंगे हम जिसका निकालना है, जिसका निकालना है, जैसे H2SO4 का निकालना है, H2SO4, ये सर ये किसका सूत्र है, तेजाब का सूत्र है ना, तेजाब का सूत्र है। सर इसका आणविक भार कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, निकाल कर थोड़ा सा यहाँ पर भी बता दे रहा हूं, देख लो कितना। अच्छा इसमें कितने हाइड्रोजन है, सर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 लिखेंगे, और हाइड्रोजन संख्या 2 है, ठीक लिख दिए, और एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखो, हो गया, प्लस बीच में प्लस करेंगे, ये S का मतलब सल्फर है, और सल्फर का जो भार होता है 16 होता है, 1 का सल्फर है इसलिए 1 गुणित 16, चाहे 16 लिखो, प्लस ऑक्सीजन से 4 थे तो 4, ऑक्सीजन 4 थे तो 4 लिख दिए, और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, कितना होता है 16, सॉल्व करो, 2 प्लस 16 प्लस 64 आया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सॉल्व करके देख लो, ये 6 6 4 10 दिख रहा है ना, है कि नहीं, ये 2 है, 6 4 10 और 10 2 12 हो गया। ठीक, अब इसके बाद करेंगे 6 1 7 7 1 8, क्या हम सही जोड़े हैं, क्या हम सही जोड़े हैं, 82 आएगा सर जी कि 92 आएगा, सर जी आप लगा मिस्टेक किए का, थोड़ा सा देखो ध्यान से, देखो ऐसे कर सकते हो, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। और इधर कितना लिखा है 64, क्या है 64। ऐड करें 8 4 12, 6 1 7 1 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, दिखा कि नहीं दिखा? यानी इसका भार कितना आ गया 82। ठीक, अरे 8 4 12 2 हो गया 6, देख रहे हैं ना, 6 1 7 और 7 1 है 8, बस ये आया। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, आणविक भार कितना निकले 82 आया। ठीक है, 82 आया, आया कि नहीं आया? जब 82 आया, रॉन्ग लग रहा है, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। हाँ सॉरी, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखो सल्फर का भार जो होता है वो 32 होता है, सल्फर का भार 32 होता है, हम 16 लिखे, सॉरी सॉरी। चलिए, हमको लग रहा था रॉन्ग है ये। ठीक, चलिए देखिए इससे ही लगाते हैं। बान भी आना चाहिए था। देखो क्या है, उसी तरह करेंगे। 2 है, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, प्लस सल्फर का भार होता है 32 होता है, कितना होता है 32, 32 ऐड करेंगे और प्लस 64, 64 ऐड कर दो, 2 प्लस 32 और प्लस क्या हो गया 64। अब देखो 4 2 6 6 2 8, 8 हो गया, 6 3 9, ये देखो अब सही है। ठीक है, बात समझ आ गया ना? ठीक, 98, यहाँ क्या करेंगे 98। तो ये मोल निकल, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो इसका मोल होगा। क्या होगा? मोल। किसका मोल होगा? H2SO4 का। इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो भी मान इसका आएगा वो H2SO4 का मोल हो जाएगा। तो देखो ये मोल भार के बीच संबंध हो गया, देख लिए ना, रख लिए ना, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या चीज है भाई, यही से मोल अवधारणा के महत्वपूर्ण सूत्र। मोल और भार के बीच में संबंध है, तो मैं आपको इधर दिखाया हूं। ये देखिए जो इधर दिखाया गया ये माना गया, सिंबल माना गया है, घबराइए मत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, देखो प्रश्न इसी के आधार पर प्रश्न यहाँ पर दे दिया है। 36 ग्राम पानी है और H2O में कितने मोल होंगे? 36 ग्राम पानी है और उस पानी में 36 ग्राम पानी में मोल कितने होंगे? तो वही चीज है, सूत्र वही रखेंगे, सूत्र वही है, मोल बराबर क्या है, दिया गया भार बटा के क्या है, आणविक भार। क्या है? आणविक भार। यह सूत्र है ना, रख दो। मोल निकाला यानी n बराबर दिया गया भार कितना दिया 36, रखेंगे 36। आणविक भार कितना जल का आएगा 18 आएगा, निकाल कर देख लो 18 आएगा। कैसे आएगा देखो, H2O है ना, ये 2 है और 1 हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, अब प्लस ऑक्सीजन है 16, भार होता है 16, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 18 आएगा ना 18। अब इसको सॉल्व करें तो 18 दुना के 36, 2 मोल हो गया। n का मान कै मोल हो गया? 2 मोल हो गया, यानी 36 ग्राम पानी में 2 मोल निकल के आया। मैटर के लिए ये सॉल्व हो गया। ठीक है, देख लो आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है, कुछ नहीं है। चलिए, कणों की संख्या और मोल के बीच संबंध की बात कर रहा है। कणों की संख्या और मोल के बीच के संबंध, ये देखो अगर मान लेते हैं कि जब प्रश्न में परमाणु, अणु, आयन की संख्या दी गई हो, मतलब जब प्रश्न है उसमें कणों की संख्या दी गई हो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आप देखो n बराबर मोल बराबर n जो ऊपर लिखा गया है ये कणों की संख्या है, या कह सकते हैं कि जो n दिख रहा है यहाँ पर देखो परमाणु या अणु की वह संख्या जो प्रश्न में दी गई हो, n बराबर लिखा गया है। यानी जो प्रश्न में जो दिया गया है कण की संख्या, जो आयन दिए रहेंगे वो ऊपर n लिखेंगे, फिर नीचे n ऐसे आपको हम पहले ही बता दें अवोगाद्रो संख्या होती है, ये होती है ना, ये जो कणों की संख्या और मोल के बीच का संबंध। तो n एक कणों की संख्या हो गया, ठीक, और n है ये आयन या कण उस सूत्र में, उस सवाल में दिए रहेंगे, ठीक, और ये मोल हो गया ना, तब संबंध क्या होगा? तो मोल बराबर ये कणों की संख्या जो सवाल में दिए रहेंगे, यहाँ पर कणों की संख्या बोलो चाहे अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बोलो, ये सवाल में दिए रहेंगे, और ये
पहले में से प्रूफ कर लिए हैं कि यन ए बराबर इतना होता है, हर जगह यन ए की जगह यही बार बार रखेंगे, ठीक है ना। चलो इस पर सवाल करते हैं, समझ में आएगा, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, चलिए सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो बोला है 5 मोल सोडियम में, यन ए सोडियम का सिंबल है, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी। यानी सूत्र यही है, एन बराबर, यहां पर लिखेंगे दिया गया अणु या आयन, आयन की संख्या, आयन की संख्या बटा के अवोगाद्रो संख्या है। देखो हम ऐसे ही लिख दिए पूरा, अब एकदम समझ में, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो की संख्या, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वही आएगा। देखो मोल पूछा है, क्या पूछा है, परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सोडियम, यानी 5 ग्राम आप 5 मोल लेंगे सोडियम, और उसमें परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। वही है, दिया गया अणु या आयन की संख्या, या कह सकते हैं, या मैं लिख सकता हूं यहां पर परमाणु की संख्या। किसकी संख्या, परमाणु की संख्या। तो आप इनमें से क्या करेंगे, किसका मान पूछ रहा है, वो इसका मान पूछ रहा है, तो ये चला जाएगा इधर, चला जाएगा ना। तो अवगाद्रो की संख्या को आप किससे दिखा रहे थे, यन ए से दिखा रहे थे, किससे दिखा रहे थे, यन ए से। अच्छा जी, ऊपर वाले को किससे दिखा रहे थे, तो हम ऊपर वाले को यन से दिखा रहे थे ना। इसको एन से, मोल तो है, यानी सूत्र क्या है, ये पूछ रहे, एन का मान पूछ रहा है इसमें सवाल में, तो यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, देखो, यानी देखो यही होगा कि इसका मान पूछ रहा है, तो यानी यन गुणे ये चला जाएगा इधर, तो यन ए हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा यन, ये होगा। एन का मान पूछ रहा है, बस रख दो, एन का मान क्या है, एन स्मॉल एन 5 है, और इसका यन ए का मान आप जानते हैं 6.022 गुणे 10 के पावर प्लस है, प्लस होता है 23 कण, ये कण है, बराबर का एन। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो मान आएगा, जो मान आएगा वही होंगे इसमें, इतने 5 मोल सोडियम में उतने ही कण होंगे। यही आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे। मैटर क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे लगाते हैं सवाल, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे देखिए, गैस के आयतन और मोल के बीच संबंध की बात हो रही है ना। वही आयतन के आधार पर, अब किसके आधार पर, आयतन के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो वही है कि ये देखो n बराबर क्या है, ये देखो छोड़ा गया है, गैसों के लिए आयतन के आधार पर मोल कैसे निकालेंगे। तो n क्या है, n क्या है, मोल है, ठीक। और यहाँ पर देखो यदि आयतन ml में है तो उसे 22, यानी ml में रहेगा तो ये 22,400 से भाग देते हैं। यानी ये देखो बात यह है कि यदि आपके सामने गैस आयतन में दिए गए हो और उसमें मोल भी हो, और उसमें पूछ दे कि आप बताइए कि आपका जो यौगिक है ना उसमें कितना ग्राम या कितना आयतन, वो यौगिक में जो आप घोल रहे हैं, जो आयन है, अणु है, घुला हुआ है, वो कितना है ना। तो आप इस पर n बराबर, ये देखो जिसका मान पूछेगा, जो सवाल में दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक, बटा के 22.4। सर नहीं समझ में आया, आप क्या समझाए या सूत्र क्या है, चलो सवाल से करते हैं, समझ में आ जाएगा, सवाल से करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, एनटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, CO2 गैस में कितने मोल होंगे, हो गया। यानी ये बोला गया कि देखो एनटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मोल होंगे, मोल का मान पूछा, किसका मान पूछा, मोल का मान पूछा। तो देखो हम सूत्र यही बताएं, एन बराबर यानी मोल बराबर, ठीक। अब यहां पर देखो एनटीपी पर बोला ना है, किस पर पूछा है, एनटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, जो सवाल में दिया रहता है उसको ऊपर लिखेंगे, तो यानी यहां पर लिखेंगे
दिया गया आयतन, ये सूत्र बना रहे हैं हम ना, दिया गया आयतन, ये आयतन हो गया, बटा के किस पर, एनटीपी बोला है तो वो तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 22.4 लीटर है, ठीक है ना। कितने मोल होंगे, तो एनटीपी में 22.4 होगा, ठीक। अगर मिलीलीटर निकालूंगा तो 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। तो पूछा क्या है, इसी का मतलब दिया गया आयतन, ठीक है। पूछ क्या रहा है, मोल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोल, कितने मोल होंगे ये पूछ रहा है ना। तो मोल एन का मान, एन बराबर दिया गया भार, एनटीपी पर कितना भार दिया, 44.8 लीटर, सवाल में ही दिया है, देखेंगे 44.8 लीटर में, तो लीटर लिखेंगे, लीटर है ना, लीटर बटा के 22.4 लीटर, ये तो फिक्स है, होता है। अब इसको डिवाइड करें तो एन बराबर आएगा 2 मोल, कई मोल आ गया, 2 मोल। समझ में आया कि नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। तो आपको समझ में आया ना कि सूत्र, ये सूत्र आप लिख लीजिए, ये सूत्र आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे मोल के कंसेप्ट होते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को ये बातें क्या हो रही है, समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और जहां तक अनुमान है कि आ ही रहा होगा, दिक्कत कोई नहीं होगा, न ही कोई समस्या होगा। बस यही होता है कि बस हम लोग मेहनत नहीं करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी परेशानी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग को जो चैप्टर है, ये जो मोल का जो कंसेप्ट है नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिवाइंड करके देखिए, स्लो देखिएगा, स्लो मोशन के लीजिएगा, जिनको आ रहा होगा थोड़ा फास्ट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ऐसे वीडियो चाहते हैं आप लोग तो आप इस वीडियो में जो भी देखे हैं इसको माइंड में रखते हुए अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, बाय।